सो हेलो गाइस, तो ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। कौन सा महीना? अगस्त महीना। पहला वीक हम कवर कर चुके हैं। पहले वीक में हमने 1 से लेके 7 अगस्त तक के करंट अफेयर्स पढ़े थे। सेकेंड वीक ये हमारा है, तो यहाँ पे 8 से लेके 14 अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करें। तो इस प्रश्न में पूछ रहे राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस ये कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है, इसका उत्तर होगा 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारे जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, उन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। और इस तरह से वो भारत के लिए एथलेटिक्स में देश का पहला ओलंपिक गोल्ड लेकर के आए थे। और वो तारीख 7 अगस्त की थी, इसीलिए 7 अगस्त को चुना हमने राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में। अगर पूछे इस समय, मतलब टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता था, तो 87.58 मीटर दूर फेंक करके। अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क प्रश्न होगा, समझ में आ गया होगा मैं क्या पूछूंगा। पेरिस ओलंपिक जो अभी हुए, यहाँ पे आपको पता है नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं। एकमात्र हमारे पास सिल्वर आया है, बाकी 5 तो ब्रॉन्ज है। तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंक करके ये सिल्वर जीता है, और जो गोल्ड लेकर के आए हैं पाकिस्तान के अरशद, उन्होंने कितनी दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता, और ये एक रिकॉर्ड भी है। ये बताएंगे आप? हम अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी किस भारतीय को साउथ अफ्रीका 20 लीग का दूत यानी कि राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा दिनेश कार्तिक को। दिनेश कार्तिक आपने नाम सुना है, इसी साल इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। और इस तरह से दिनेश कार्तिक अब साउथ अफ्रीका में खेले जाने वाले इस फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट से जुड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनका नाम ध्यान रखना सिंपल सा है, दिनेश कार्तिक। केदार जाधव ने भी वैसे भी संन्यास ले लिया है। और शिखर धवन से क्या याद आता है? अभी मोटो जीपी इंडिया का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। फिर पूछ रहे हैं कि अभी रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता या रोडियो ट्रॉफी को जीत लिया है? तो आंसर इसका हो जाएगा आईएनएस शिवालिक। ये तो आपको पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया रिम्पैक एक्सरसाइज के बारे में। अमेरिका के हवाई में हुआ था ये। हर साल इसका आयोजन अमेरिका करता है। ये एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, मतलब बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं, भारत भी हिस्सा लेता है। देखो, रिम्पैक का मतलब हो गया द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। आप कह सकते हो ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज है। और इसमें भारत की तरफ से अभी आईएनएस शिवालिक ने हिस्सा लिया था, हवाई में हुआ था, अमेरिका ने इसका आयोजन किया। अब ये तो एक्सरसाइज हुआ। एक्सरसाइज के बाद में यहाँ पे एक रोडियो ट्रॉफी का भी आयोजन हुआ था, या आप इसे आप कह दो नेवल गनफायर सपोर्ट कंपटीशन का आयोजन हुआ था। इसमें क्या होता है, बहुत सारे देशों के जो जहाज हैं उनमें हथियार रख करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जाना होता है। जो सबसे पहले जाएगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे आईएनएस शिवालिक सबसे पहले गया और ये जीत गया, तो इसको मिला है ये रोडियो ट्रॉफी। यही प्रश्न है। तो किससे मिली? याद रखना, हमारे आईएनएस शिवालिक को। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी भारत सरकार ने किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को पहली बार अंगदान और जागरूकता अभियानों में अपनी सेवाओं के लिए ये जीवन दान पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, अंगदान से 2 दिवस आप जरूर याद रखेंगे। एक तो भारत में जो अंगदान दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाते हैं? 3 अगस्त को मनाते हैं। और जो पूरे विश्व में आप वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हो, याद रखना वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों 13 के हैं, लेकिन यहाँ वाला 3 को है और वहाँ वाला मतलब पूरे विश्व का 13 को है। आंध्र प्रदेश से एक और पॉइंट याद रखो, भी लेटेस्ट पढ़ा था आप लोगों ने, कि आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक खेती मॉडल ने अभी 2024 का गुलबेंकिन पुरस्कार भी जीता था। अभी एनटीआर भरोसा पेंशन योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? चंद्र बाबू नायडू है, एन चंद्र बाबू नायडू। और गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। याद रखना, ये अमरावती यहाँ की कैपिटल है। फिर पूछ रहे आपदा जोखिम के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। क्या मतलब हो गया एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं, जिस तरह से आप अपने घर का, अपनी किसी भी प्रॉपर्टी का, कार का, स्कूटर का बीमा कराते हो कि अगर इसका एक्सीडेंट हो गया तो फिर बीमा कंपनी इसका हर्जाना भुगतेगी, तो उसी तरह से अब राज्य ने क्या कहा कि भाई जो भी डिजास्टर आएगा पूरे राज्य में, चाहे वो सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो जो भी नुकसान होगा हम उसके लिए बीमा करते हैं। और किसके साथ? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ। तो जो भी खराब होगा, जो भी डिस्ट्रक्शंस होगा, उसका हर्जाना एसबीआई जनरल इंश्योरेंस भरेगा। ये है। और इस तरह का एग्रीमेंट करने वाला ये देश का पहला स्टेट बन गया है जिसने इस तरह का एग्रीमेंट किया हो। बात समझ में आ गई है? बस इतनी सी ये बात है। तो नागालैंड इसका आंसर हो गया। नागालैंड की स्टैटिक एक बार देख लो।
पहले तो ये देख रहे हो मैप में, नागालैंड यहाँ पे आपको मिलेगा, और कोहिमा इसकी कैपिटल होती है। गवर्नर ला गणेशन हो गए, और नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा अभी किसने की है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। मतलब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री साहब हैं नायब सैनी, उन्होंने कह दिया कि हम भी सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लेकर के आएंगे। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अच्छा, एमएसपी डिसाइड कौन करता है, तो ये जरूर याद रखना, अच्छा प्रश्न है। सीएसीपी यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसकी स्थापना होती है 1965 में। देखो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है ना, वो 22 फसलों को एमएसपी डिसाइड करता है, 22 फसलों की एमएसपी वो डिसाइड करती है। तो अभी हरियाणा सरकार ने यही कहा कि अब हम भी सभी 22 फसलों को एमएसपी के अंदर लेकर के आएंगे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि एमएस स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है, तो एमएसपी से है। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि किसानों की लागत का 1.5 गुना एमएसपी तो मिलना ही चाहिए। अच्छा, एक और प्रश्न बनेगा, एक ऐसी फसल है जिसके लिए एमएसपी नहीं बल्कि एफआरपी होती है, वो गन्ने की फसल है। एफआरपी मतलब फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस, उचित और लाभकारी मूल्य। हरियाणा की बात करें, कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री नायब सैनी हो गए, और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। फिर पूछ रहे भारत और किस देश के बीच में उदार शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका मलेशिया। यहीं से आपको पता लग रहा होगा आंसर मलेशिया है। नाम याद रखना, उदार शक्ति है, एयर डिफेंस एक्सरसाइज है, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। और पूछे कहाँ पे हुआ, तो क्वांटन मलेशिया में ये हुआ था, क्वांटन मलेशिया में। जैसे मलेशिया के साथ 2 तरह की और एक्सरसाइज हम करते हैं, हरिमो शक्ति करते हैं, हरिमो शक्ति और उदार शक्ति, और एक समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भी हम इसके साथ में करते हैं। अभी ये 2024 में ही हमने किया था, बता सकते हो कहाँ पे, विशाखापत्तनम में, याद रखना। मलेशिया की स्टैटिक एक बार मैं आपको बता दूं, पहले तो आप देख लो, ये रहा मलेशिया, कैपिटल कुआलालंपुर है, करेंसी है मलेशिया रिंगिट, प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम। और ये 3 तरह की एक्सरसाइज ध्यान में रखना। अभी इसके नए राजा भी बने थे 17वें नंबर के, इब्राहिम इस्कंदर, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर इनका नाम है, याद रखना। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो याद रखना ये भारत में किया गया था। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं, बिम्स्टेक बिजनेस समिट की हम बात कर रहे हैं, और ये पहली बार हुआ। और कहाँ पे हुआ, भारत में भी कहाँ पे, नई दिल्ली में हुआ, जिसका उद्घाटन किया था हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। और ये बात याद रख लो कि इस साल सितंबर 2024 में जो 6ठी बिम्स्टेक समिट होगी वो थाईलैंड में होगी। बिम्स्टेक के स्टैटिक में आपको बता दूं, एक तो फुल फॉर्म देख लो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना 1997 में होती है, ढाका में आपको मुख्यालय मिलेगा। और इंद्रमणि पांडे ये भारतीय है जो कि इसके सेक्रेटरी जनरल बने, इस पद पर आने वाले पहले भारतीय हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी कौन कौन से देश इसमें शामिल है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, तो ये जरूर ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भी किस बैंक ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान सम्मान कार्यक्रम शुरू किया था, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर बैंक ने। जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1938, हेडक्वार्टर श्रीनगर में हो गया, एमडी सीईओ बलदेव प्रकाश, और इसके फाउंडर कौन थे, महाराजा हरि सिंह थे। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, और ये प्रश्न आप सभी को पता है, हम कई बार डेली करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं, न्यूज में, टीवी में, सब जगह आप सुन रहे होंगे, लेकिन मैंने कहा फिर भी एक बार ले आते हैं प्रश्न, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अयोग्य घोषित किया गया था, आंसर विनेश फोगाट हो जाएगा। हरियाणा की ये शेरनी है, रेसलर है, इनका गेम याद रखना। और क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया था, ये भी हमने देखा था, ये फाइनल में पहुंच गई थी। अब देखो फाइनल में या तो ये जीती तो ये गोल्ड लेकर के आती है, अगर नहीं जीती तो सिल्वर तो हमारा पक्का था। कौन सी कैटेगरी में ये खेल रही थी, 50 किलोग्राम कैटेगरी में ये रेसलिंग कर रही थी। वैसे अमूमन ये 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेलती है, लेकिन 50 में अभी खेल रही थी। तो हुआ क्या था, लास्ट फाइनल मोमेंट में इनका जो वजन है वो मात्र 100 ग्राम से बढ़ गया था। वैसे तो ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन रात भर में इन्होंने कम कर लिया था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा रह गया था। और इसी कारण से इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, उसने कहा कि हमारे नियम कहते हैं कि जितना है उतना ही होना चाहिए, या उससे कम होना चाहिए, थोड़ा भी ज्यादा नहीं चलेगा। और इसी कारण से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो गोल्ड तो छोड़ो, गोल्ड के लिए तो ये फाइट ही नहीं कर पाई, इनको लड़ने ही नहीं दिया, और जो सिल्वर था वो भी इनको नहीं दिया। तो विनेश फोगाट इनका नाम है, याद रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि विज्ञान रत्न पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया है, तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, मैं आपको बताऊंगा। पहले तो इसका उत्तर देख लो, डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है,
क्योंकि अभी भारत सरकार ने पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है, पहली बार दिए जा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस क्षेत्र में? तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में, विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में ये दिए जा रहे हैं। और 4 श्रेणियों में, 4 कैटेगरी में ये दिए जा रहे हैं, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। मैं आपको डायरेक्ट पुरस्कारों की ओर ले चलता हूँ, वो लिस्ट से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये तो हमने प्रश्न में देखा कि विज्ञान रत्न पुरस्कार, अभी देखो ये मैक्सिमम इन्होंने कहा कि ये 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन इस बार एक को दिया गया, तो एक का नाम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन हो गया। ये बायोकेमिस्ट है, तो बायोकेमिस्ट्री के इनको फील्ड में, क्षेत्र में दिया गया। बाकी विज्ञान श्री पुरस्कार, इसमें इनको कहा गया कि 25 मैक्सिमम 25 लोगों को आप दे सकते हो, इस बार 10 लोगों को दे दिया। ये 10 लोगों की लिस्ट आपके सामने है, मैं रीड नहीं करूंगा, ये लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। जो काम कर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। एक विज्ञान युवा पुरस्कार, ये भी इन्होंने कहा था कि मैक्सिमम 25 को दे सकते हो, अभी 11 को दिया गया, ये 11 की लिस्ट आपके सामने है। बाकी विज्ञान टीम पुरस्कार, ये मैक्सिमम 3 को दे सकते हो, लेकिन इस बार एक ही टीम को दिया गया है, जो हमारे चंद्रयान 3 की टीम है, उसको ये दिया गया है स्पेस साइंस की कैटेगरी में। तो ये 4 तरह की कैटेगरी थी। फर्स्ट कैटेगरी में आप ध्यान रख लो विज्ञान रत्न पुरस्कार, क्योंकि एक ही नाम है इसलिए हमारे लिए याद करना आसान रहेगा और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। गोविंदराजन पद्मनाभन हो गया, और ये वाला विज्ञान टीम का याद रख सकते हो क्योंकि एक ही टीम है, चंद्रयान 3 की टीम है, इसको ये पुरस्कार मिला है। बाकी मैंने लिस्ट तो सबकी लगा दी, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार आराम से रीड कर सकते हो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख में। तो इसका नाम है पर्वत प्रहार एक्सरसाइज, इसका आयोजन भारतीय सेना ने किया है। मतलब ये अभ्यास ऊंचे यानी कि ऊंचाई वाले युद्ध और अभियानों पर केंद्रित है, मतलब ऊंचाई वाले क्षेत्र में ये किया जा रहा है। भाई वहां पे अगर कुछ ऐसी जरूरत पड़ गई तो हम कैसे टैकल करेंगे, तो उसका अभ्यास यहाँ पे किया जा रहा है। पर्वत प्रहार इसका नाम है, सिंपल से याद रखेंगे। इंडियन आर्मी ने इसका आयोजन किया, दूसरी बात ये, और तीसरी बात कहाँ पे? लद्दाख में किया है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी किस भारतीय महिला पहलवान ने संन्यास ले लिया है? अभी जो मैंने आपको विनेश फोगाट के बारे में बताया था, तो उसके बाद पेरिस ओलंपिक के बाद जब इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, मेडल नहीं दिया गया, तो इन्होंने फाइनली रिटायरमेंट ले लिया है, संन्यास ले लिया है। और बाकी मैं इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, अब बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट से 2-4 भारतीयों के नाम मैं आपको बता देता हूँ जिन्होंने 2024 में अपने खेलों से रिटायरमेंट लिया, तो उनके नाम और उनके खेल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो विनेश फोगाट का नाम याद रखना, ये एक रेसलर है। और एक 2 क्रिकेटर हमने देखे थे, दिनेश कार्तिक और केदार जाधव, ये क्रिकेटर है, अभी पूर्ण रूप से संन्यास इन्होंने ले लिया है। और एक हमारे टेनिस प्लेयर है रोहन बोपन्ना, इन्होंने भी अभी संन्यास ले लिया है। वैसे क्रिकेट में अगर आप कहोगे कि 2-3 लोगों ने और लिया था, तो वो T20 फॉर्मेट से लिया था, कंप्लीट संन्यास नहीं लिया उन्होंने। कौन कौन है वो? विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और रविंद्र जडेजा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट संन्यास लिया, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न हो जाता है, एक हमारे बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने भी यहाँ पे फाइनली संन्यास ले लिया है, और उनका नाम अब आप लोग बताएंगे, ठीक है? हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस ये कब मनाया गया, जिसे आप क्विट इंडिया मूवमेंट डे भी बोलते हो? तो आंसर इसका हो जाएगा 8 अगस्त को। इसके बारे में वैसे मैं डेली करंट अफेयर्स में आपको डिटेल में बता चुका हूँ, पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिए हैं काम के जो आपके हैं। आप चाहो तो इसे रीड कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको रीड नहीं कराऊंगा। इतना सा याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, जिसे आप अगस्त क्रांति दिवस या क्विट इंडिया मूवमेंट डे बोलते हो, ये हम 8 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त को हुई थी, इसीलिए। इतना सा याद रखो बस। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी चौथा कावा महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग को किसने जीत लिया है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा भारत। पहले कावा देख लेते हैं, कावा मतलब क्या हो गया? उड़ जा काले कावा तेरे। देखो कावा मतलब सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन। तो 2024 में ये इस खेलों का चौथा संस्करण था। हुआ कहाँ पे था? नेपाल के काठमांडू में जो दशरथ स्टेडियम है वहां पे। भारत ने फाइनली इसको जीत लिया है, भारत ने दूसरी बार इसको जीता है। देखो 4 बार अभी तक हुआ है, 4 में से 2 बार भारत जीत चुका है। अभी भारत ने नेपाल को हराया है, और यहाँ पे इन देशों ने हिस्सा लिया था, भारत, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और ईरान ने। और इसमें भारत की एक प्लेयर है जिनका नाम है शालिनी। क्या नाम है? शालिनी। इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य का भी निधन हो गया? तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे 2000 से 2011 तक। और इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ था, तो इसीलिए इनको पश्चिम बंगाल की औद्योगिक क्रांति के लिए जाना जाता है।
और अभी 2022 में इनको पद्म भूषण देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया था। तो नाम न्यूज में है बुद्धदेव भट्टाचार्य। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं बांग्लादेश में अभी अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने थे? तो आंसर होगा मोहम्मद यूनुस बने थे। बाकी सब आपको पता ही है। एक बार बांग्लादेश ये रहा मैप में, आप देख लीजिए। कैपिटल इसकी ढाका हो गई और ढाका में आपको बिम्स्टेक का मुख्यालय मिलेगा। जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि बांग्लादेश न्यूज में है। तो पूछ सकते हैं बांग्लादेश में किसका मुख्यालय है ढाका में। और प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन है। करेंसी क्या होती है इसकी? टका होती है। और भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा लगाता है बांग्लादेश के साथ में? तो वो पश्चिम बंगाल है, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं ट्यूनीशिया जो देश है और यहाँ पे अभी नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा कामिल मद्दोरी बन गए हैं ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री। अब ये ट्यूनीशिया कहाँ है भाई, मैं आपको दिखा दूं मैप में। तो ये रहा ट्यूनीशिया, अफ्रीकी देश है ट्यूनीशिया। कैपिटल ट्यूनिस होती है, करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार और प्रेसिडेंट है केस सैयद। और अभी हमने देखा प्रधानमंत्री कौन बन गए? कामिल मद्दोरी बन गए हैं। तो इनका नाम ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसे भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच बनाया गया है? तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर होगा पीआर श्रीजेश। और पीआर श्रीजेश, इनका संबंध किससे है? हॉकी से ही, ऑब्वियसली बात है। हॉकी के कोच बने हैं। लेकिन आप जानते हो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ये गोलकीपर रहे थे अभी तक। अभी जो पेरिस ओलंपिक हुआ ना, पेरिस ओलंपिक 2024, यहाँ पे हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ये कौन सा मेडल लेकर के आई है? ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई है। ये जरूर याद रखना, इसमें हमने किसको हराया है? तो स्पेन की टीम को हराया है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि उपविजेता कौन रहा या फाइनल में हमने किसको हराया है। तो ब्रॉन्ज जीता हमने, स्पेन यहाँ पे हार गया। तो इसके बाद पीआर श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा कर दी थी, संन्यास ले लिया और अभी इनको भारत की जूनियर मेंस हॉकी टीम का हेड कोच बना दिया गया है। और मैंने आपको बता ही दिया था ये जो पेरिस ओलंपिक वाले प्रश्न है ये इंडिविजुअल में आपको नहीं बताऊंगा कि जैसे हम डेली करंट में पढ़ते, मैं लास्ट में जो इसका रिजल्ट आया था वो सारे पॉइंट में एक साथ वहां पे बता दूंगा। मतलब वो रिजल्ट वाला क्वेश्चन में लूंगा अभी, वहां पे सारे अवार्ड्स और उससे संबंधित सारी बातें एक साथ में आपको बता दूंगा। इंडिविजुअल में एक एक प्रश्न में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। पीआर श्रीजेश ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये केरल से बिलोंग करते हैं। 2015 में अर्जुन अवार्ड, 2017 में पद्मश्री और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला था। अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अगस्त को। हर साल 9 अगस्त को आप ये इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल के रूप में मनाते हो, यानी कि अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में। पहली बार 1995 में मनाया गया था, ये इसकी थीम है। और एक आपको याद आएगा जनजातीय गौरव दिवस भी होता है जो मनाते हैं कब? 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा जी की जयंती को। ये भी ध्यान में रखना। अच्छा, ये भी आप लोगों के लिए अच्छा प्रश्न होगा, खास तौर पे जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, बाकी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आंसर होगा 5 लाख रुपए कर दिया। ये थोड़ा सा प्रश्न इनकम्प्लीट है, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सा एक लाइन और जुड़ के आएगी इसमें कि टैक्स पेमेंट, कौन सा पेमेंट? टैक्स पेमेंट के लिए ये लिमिट बढ़ाइए। ये शब्द आपको जरूर याद रखना है। वैसे सुनने में आपको लग रहा होगा कि यूपीआई पेमेंट की लिमिट बढ़ गई है, जैसे मैं आप आपस में कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये नहीं है। हाँ, अगर आप टैक्स पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू तब आपकी लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख रुपए हो जाएगी। मतलब टैक्स का पेमेंट करने के लिए जैसे आपका टैक्स का पेमेंट बनता है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 या 5 लाख रुपए, तो आप यूपीआई से एक बार में कर पाओगे। वैसे हम नॉर्मल जो यूपीआई पेमेंट करते हैं ना, जैसे आज मैंने आपको जैसे पैसे भेजने हैं यूपीआई के थ्रू, तो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं भेज पाऊंगा एक बार में मैं 24 घंटे के अंदर, ये लिमिट है अभी। लेकिन यहाँ पे शब्द आ गया है टैक्स पेमेंट। इसी तरह से मैं आपको याद दिलाऊं, 2023 में आरबीआई ने कहा था कि हॉस्पिटल्स में या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जब आप यूपीआई पेमेंट करते हो अपनी फीस भरने के लिए, हॉस्पिटल की फीस भरनी है, इंस्टीट्यूट्स की फीस भरनी है, तो उस समय भी उसकी लिमिट बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी गई थी। 5 लाख रुपए तक आप एक साथ ट्रांसफर कर सकते हो। और उससे पहले 2021 में भी ऐसा ही कर चुका है आरबीआई। वहां पे उसने कहा था कि जो आईपीओ आते हैं, जो कंपनी के आईपीओ होते हैं शेयर मार्केट में, वहां पे भी यूपीआई इन्होंने लिमिट 5 लाख रुपए बढ़ा दी थी। तो इन केसेस में ये लिमिट बढ़ाई जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल केसेस में नहीं है, ठीक है। आरबीआई के स्टैटिक में आपको बताया, तो देखो बताना जरूरी था, जहां पे जरूरी होता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो काम की बात होगी वही बता रहा हूँ। और बिल्कुल शॉर्ट में, सरल भाषा में, एकदम आम बोलचाल की भाषा में, जैसे आप मेरे भाई बहन हो,
हम आपस में आमने सामने बैठे हैं तो मैं आपको समझा दूं, उसी भाषा में आपको नॉर्मल समझा रहा हूँ। आरबीआई की बात कर लें तो सिंपल सा याद रखना, गवर्नर अभी शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के। स्थापना 1935 1 अप्रैल को होती है, यंग हिल्टन आयोग की, जिसे आप शाही आयोग भी कहते हैं, उसकी सिफारिश पे। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख रहे। फिर पूछ रहे हैं अभी राजस्थान की जो पहली विमानन अकादमी है ये कहाँ पे शुरू की गई है। सिंपल सा याद रखेंगे, अजमेर में इसको शुरू किया गया है। राजस्थान की पहली फ्लाइंग अकेडमी है ये, ठीक है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं शोभना रानाडे का निधन हो गया, वे क्या थी? वे एक गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी, सोशल वर्कर थी, गांधीवादी थी, और इनका भी निधन हो गया। बस इतना सा याद रखना है। 2011 में इनको पद्म भूषण मिला था। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसने बी रेडी रिपोर्ट को जारी करने की घोषणा की है। बी रेडी मतलब हो गया, बी मतलब हो गया बिजनेस, बिजनेस रेडी रिपोर्ट। अब आपको याद आ जाएगा, ये उत्तर होगा वर्ल्ड बैंक। एक्चुअली में आपको याद हो तो वर्ल्ड बैंक पहले एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करता था, फिर इसने उसे जारी करना बंद कर दिया था, और अब इसने कहा कि हम उसके स्थान पे अब बिजनेस रेडी रिपोर्ट को जारी करेंगे। और इस साल इसका पहला संस्करण आ जाएगा 3 अक्टूबर 2024 को, इन्होंने कहा है। सिंपल से याद रखेंगे, बिजनेस रेडी रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है? वर्ल्ड बैंक पहली बार जारी कर रहा है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। वर्ल्ड बैंक की स्टैटिक भी मैं आपको बता दूं। देखो, हम जो रिवीजन कर रहे हैं, एक तरह से ये रिवीजन वाली क्लास ही है, आपकी रिवीजन ही तो हो रहा है, क्योंकि मेन तो हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास में बिल्कुल डिटेल में भर भर के पढ़ते हैं। एक एक पॉइंट में आपको बिल्कुल तसल्ली के साथ बताता हूँ। लेकिन रिवीजन में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। फालतू चीजें सारी मैं हटा देता हूँ। जो समझ लो, यहाँ पे एक छाई चन्नी मैंने लगा दी और फिल्टर होके चीजें अब आपके पास आती है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो। तो यहाँ पे अगर कोई देश आएगा तो उसके स्टैटिक कम से कम, उसकी कैपिटल, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट जो है वो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा ही सही। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आता है तो उसके भी स्टैटिक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में जो स्टैटिक आते हैं वो वहीं से बन के आते हैं जो आपके करंट अफेयर्स में आते हैं। समझ में आ रही है बात? कोई देश करंट अफेयर्स में आ गया तो उसके स्टैटिक एग्जाम में आ जाएंगे, फिर आपको स्टैटिक आ गया, स्टैटिक आ गया। स्टैटिक नहीं आया मेरे भाई, वो करंट अफेयर्स में था और वहीं से उसने उसे स्टैटिक बना दिया है। तो करंट अफेयर्स मजबूत होता तो स्टैटिक अपने आप कर जाते। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट याद रखना अजय बंगा है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, भारतीय मूल के हैं। ये सारी रिपोर्ट्स ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक, आप रीड कर सकते हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं क्या, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में देश का टॉप राज्य कौन सा रहा है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा तेलंगाना रहा है। मतलब ऑर्गन डोनेट करने के मामले में जो पहले स्थान पे वो तेलंगाना रहा है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु और कर्नाटक को बताया है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये डेटा जारी किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। और हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जेपी नड्डा है। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न होगा, जो लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं, मैंने आपको बताया है अभी हेल्थ मिनिस्ट्री में जो नए सेक्रेटरी हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं, बताएं। देखिए किस किस को याद है, किस किस ने ढंग से क्लास देखी है। बाहर के ऑर्गन डोनेशन से 2-3 प्रश्न आप जरूर याद रखेंगे। एक तो भारत में जो अंगदान दिवस है वो हम 3 अगस्त को मनाते हैं, विश्व में जो मनाते हैं वो 13 अगस्त को मनाते हैं। और अभी जीवन दान पुरस्कार ये मिला था आंध्र प्रदेश को, अंगदान को बढ़ावा देने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो ये अंगदान से संबंधित 3-4 प्रश्न अभी हमने पढ़ लिए, इनको ध्यान में रखना एक साथ। अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ पे जोड़ लो, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं प्रश्न, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपको याद है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, भाई डोनर आ रहा है ना इसलिए बता रहा हूँ। डोनर डे कब मनाते हैं हम, वो आप कह दोगे 14 जून को मनाते हैं। प्रश्न क्या आता है एग्जाम में कि जो ब्लड डोनर की हम बात कर रहे हैं, जो यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? सर्वदाता ओ नेगेटिव है। और जो सर्वग्राही है यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, जो सबसे एक्सेप्ट कर लेता है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी पॉजिटिव है। ये जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आता है प्रश्न। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चों वाली नीति को अभी समाप्त कर दिया है किस राज्य ने? तो याद रखना आंध्र प्रदेश में। मतलब यहाँ पे क्या होता था, स्थानीय जो निकाय चुनाव होते हैं यानी कि लोकल गवर्नेंस इलेक्शन होते हैं, जैसे कि सरपंच के हो गए, मेयर के चुनाव हो गए, तो इनमें पहले कहा गया था अगर जिसके 2 बच्चे होंगे या 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, 2 चाइल्ड पॉलिसी थी। लेकिन अब उसे समाप्त कर दिया, अब 2 हो, 3 हो, 10 हो, सब चुनाव लड़ो। इतना सा याद रखना है, आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे जाओगे कि ब्रिटिश भारत में फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कौन थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, मैंने आपको बताया भी है, अभी आप लोगों को बताना है इसका उत्तर क्या होगा। अगला हम देखते हैं।
फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। देश का पहला राइस एटीएम ये कहाँ पे स्थापित किया गया, लॉन्च किया गया, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। और इसको नाम क्या दिया गया है, अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम या राइस एटीएम, आप सिंपल सा बोल दो। मतलब जो सब्सिडरी वाले जो चावल मिलते हैं ना, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब कोई आदमी बैठा नहीं रहेगा आपको देने के लिए, आप जाओ, बायोमेट्रिक प्रक्रिया जो भी होगी वो आप पूरी कर लो, अंगूठा अंगूठा लगाओ, फेशियल एक्सप्रेशन जो भी होता होगा, उसके बाद स्क्रीन पे अपना राशन कार्ड नंबर डालोगे तो आपको चावल मिल जाएंगे। यहाँ से आपको 25 किलो तक चावल मिलेंगे। अभी से उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नए बन गए हैं, तो जरूर याद रखना उनका नाम क्या है, मोहन चरण मांझी उनका नाम है। और रघुबर दास तो यहाँ के गवर्नर हैं सही। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे कब मनाया गया, आप सभी जानते हो ये हम 10 अगस्त को मनाते हैं। और बाघ दिवस कब मनाते हैं, टाइगर डे, वो भी आप जानते हो 29 जुलाई को मनाते हैं, ध्यान रखना दोनों। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि बोइंग कंपनी है, बोइंग ये अमेरिका की एक एरोस्पेस कंपनी है, ठीक है। और इसके अभी नए सीईओ कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है केली ऑल्टबर्ग, तो इनका नाम याद रखना। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वर्जीनिया में आपको मिलेगा। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी किसे तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हैं ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे से सम्मानित किया गया, तो उसका उत्तर हो जाएगा हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। आपको बताया भाई, हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो 3 देशों की यात्रा पर गई हुई थी। फिजी गई थी, वो न्यूजीलैंड गई थी और तिमोर लेस्टे। तो वहां जब ये गई थी, और इसमें ये बात ध्यान रखना कि फिजी और तिमोर लेस्टे जाने वाली ये हमारी पहली राष्ट्रपति है। तो इन दोनों देश के सर्वोच्च सम्मान इनको मिले हैं। जब ये पहले फिजी गई थी तो वहां पे फिजी का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान, जो वहां का सर्वोच्च सम्मान है, वो इनको मिला था। और उसके बाद जब ये तिमोर लेस्टे गई है तो यहाँ का सर्वोच्च सम्मान इनको मिल गया, जिसे क्या कहते हैं, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे। इसी तरह से पिछले साल ये जब 2023 में सूरीनाम देश की यात्रा पर गई थी, तो वहां का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला था और उसका नाम येलो स्टार है। तो 3 तरह के सम्मान मैंने आपको बताया इनसे संबंधित, फिजी ने दिया, तिमोर लेस्टे ने दिया और सूरीनाम ने दिया, तो तीनों आप ध्यान रखिएगा। बाकी अभी देश न्यूज में आ गया है कौन सा, तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे के बारे में आपको बता दूं, पहले तो आप मैप में देखो ये तिमोर लेस्टे है कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया है, इससे ऊपर आपको मिलेगा तिमोर लेस्टे या ईस्ट तिमोर भी आप इसे कह दो। इसकी कैपिटल दिल्ली है, करेंसी है यूएस डॉलर, और ये इसके प्रधानमंत्री हैं, ये इसके प्रेसिडेंट हैं, अजीब से नाम है, आप देख लो, केराला और जोस मैनुअल। और तिमोर लेस्टे से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा वो तो ये बनेगा कि अभी आसियान देश का सबसे नवीनतम देश या कौन से नंबर का 11वें नंबर का सदस्य देश कौन सा बना है, तो तिमोर लेस्टे बना है, ध्यान रखना। अगले देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, सॉवरेन वेल्थ एंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की अभी सूची आई थी, उसमें आरबीआई, ये हमारा सेंट्रल बैंक है ना, तो ये आरबीआई कौन से स्थान पर है, तो ये जो सॉवरेन वेल्थ इंस्टीट्यूट है, इसने क्या किया, जितने भी देश है उनके सेंट्रल बैंकों की सूची जारी की, इस हिसाब से जारी की है कि किसके पास कितना पैसा है, कितना फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशों में कितना पैसा है, कितना गोल्ड रिजर्व है, कौन कितना अमीर है, एक लाइन में बोलूं तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये रैंकिंग में जो आरबीआई है वो कौन से स्थान पे आता है, आरबीआई यहाँ पे 12वें स्थान पे आता है। कितना पैसा बताया इन्होंने, भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास 70.47 ट्रिलियन डॉलर ये कुल संपत्ति बताई है। ट्रिलियन मतलब क्या होता है, 10 की पावर 12 को ट्रिलियन बोलते हो, जिसे आप 1000 बिलियन भी मैं कह सकता हूँ, और बिलियन मतलब तो आपको पता ही होगा 10 की पावर 9 होता है। इसको भी मैं क्या कह सकता हूँ, 1000 मिलियन, और मिलियन आपको पता ही है 10 की पावर 6 होता है। खैर 12वें नंबर पे ये है। अगर आप टॉप जानना चाहो तो टॉप पे अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जिसे आप फेडरल रिजर्व बैंक कहते हो। दूसरे स्थान पे चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, तीसरे पे जापान का है, और चौथे पे जर्मनी है। भारत याद रखना 12वें स्थान पर है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भी सेबी ने किसे एमसीएक्स के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, तो आंसर होगा प्रवीणा रॉय। सिंपल सा याद रखेंगे, एमसीएक्स का फुल फॉर्म जरूर देख लो, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में डिटेल में मैंने आपको कमोडिटी के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो आप ये डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास जरूर देखें अगर आपको डिटेल में जानना है। तो यहाँ हम इतना सा याद रखेंगे, एमसीएक्स के अभी एमडी सीईओ बना दिया सेबी ने, प्रवीणा रॉय इनका नाम है। बाकी नईमा खातून आप जानते हो, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी। नीना सिंह भी आप जानते हो, सीआईएसएफ की ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। और सुमन कुमारी ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 को किसने लॉन्च किया है, तो आंसर इसका हो जाएगा चाइना ने। तो मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आपको याद होगा जो एलन मस्क की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, आपको ये तो हम जानते हैं। तो स्पेस एक्स ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। कौन सा प्रोजेक्ट भाई साहब? स्टार लिंक प्रोजेक्ट, जिसमें उसने क्या करा था, हमारे वातावरण में हमारे पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे सैटेलाइट्स उसने ऐसे प्लेस कर दिए थे, और कितने हजारों की संख्या में। और उद्देश्य क्या था? हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाना। तो अब उसी की तुलना में या उसी को टक्कर देने के लिए अभी चाइना ने ये मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 को लॉन्च किया है। ये भी यही काम करेगा, पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे हजारों की संख्या में ये सैटेलाइट यहाँ पे स्थापित करेगा। अभी स्टार्टिंग में तो ये धीरे धीरे कम कर रहे हैं, जैसे कि इस साल इन्होंने कहा कि हम 108 सैटेलाइट को भी प्लेस करेंगे, उसमें से भी अभी तो 18 कर दिए हैं, लेकिन इन्होंने लक्ष्य भी रख दिया है कि हम 2027 तक 15,000 सैटेलाइट यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उद्देश्य इनका भी वही है, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना। और चाइना ने इन ग्रुप्स ऑफ सैटेलाइट, बहुत सारे हो गए ना सैटेलाइट, तो ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स को नाम दे दिया है 1000 सेल्स। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या है? अगला प्रश्न तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भैया। क्या है? अभी नए कैबिनेट सचिव कौन बन गए हैं? अभी तक कैबिनेट सचिव तो कौन थे आप जानते हो, राजीव गौबा थे, लेकिन फाइनली उनका समय पूरा हो गया, मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो गया। और अब कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? टीवी सोमनाथन बन गए हैं। ये आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। बाकी आगे प्रश्न हम देखेंगे, और भी कई सारे सचिव के बारे में हम पढ़ेंगे, वो पूरी लिस्ट में आपको एक साथ बता दूंगा आगे, है ना, लेकिन इनका नाम स्पेशली अलग से बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी अच्छा इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष अभी कौन चुने गए हैं? ये एक भारतीय हैं, तो प्रश्न ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अभिनव बिंद्रा इनका नाम है, इनका संबंध शूटिंग से है। आपको पता ही होगा भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। पहला गोल्ड हमारे लिए ओलंपिक में यही लेकर के आए थे इंडिविजुअल कैटेगरी में। और अभी क्या हुआ इनके साथ? एथलीट आयोग का उपाध्यक्ष इनको चुन लिया गया है। मैं आपको बता दूं 2018 में इनको एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था, अभी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये सम्मान की बात है हमारे लिए। और मैंने यूं क्यों लिखा है यहाँ पे दूसरे उपाध्यक्ष, मतलब 2 उपाध्यक्ष चुने गए हैं, एक तो ये हो गए और इनके साथ एक पोलैंड के साइक्लिस्ट हैं, माजा उनका नाम है, उनको भी उपाध्यक्ष चुना गया है। और इस एथलीट आयोग के अध्यक्ष वही बने हुए हैं, कौन? एम्मा टेरहो, जो कि एक फिनिश आइस हॉकी खिलाड़ी है। इनका नाम याद नहीं रखना, मैंने ऐसे बता दिया, आप तो ये नाम याद रखेंगे, अभिनव बिंद्रा का नाम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनसे एक और प्रश्न आपको याद होगा कि अभी इसी साल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इनको ओलंपिक ऑर्डर सम्मान देने की भी बात कही थी, और ओलंपिक ऑर्डर सम्मान इनको मिला है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर ले, स्थापना होती है 23 जून 1894, लॉजेन स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, प्रेसिडेंट है थॉमस बाक। फिर पूछ रहे हैं अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी बताओ भैया कौन सी योजना शुरू की है? तो मिलती जुलती सारी मैंने ऐसे ऑप्शन लिख दिए कंफ्यूज करने वाले, उत्तर तो ये हो जाएगा हिम उन्नति योजना। एग्जाम में भी ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन देता है एग्जामिनर, थोड़ा सा टिपिकल करने के लिए, तो ध्यान रखना, हिम उन्नति योजना इसका नाम है। मुख्य रूप से एक लाइन में बात करूं तो ये योजना किसके लिए है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए है ये योजना। ठीक है, याद रहेगा। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के गवर्नर है। अब देखो वो प्रश्न आ गया, मैंने कहा था पेरिस ओलंपिक एक साथ में आपको बताऊंगा, अलग अलग नहीं बता रहा हूँ। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में पहले तो हम ये देखेंगे कौन सा देश टॉप पे रहा है। तो याद रखना चाइना इस बार टॉप पे नहीं है, अमेरिका टॉप पर है, दोनों के गोल्ड समान है। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ पूरी, देखने से चीजें और अच्छी तरह से याद होती। दोनों के गोल्ड की संख्या सेम है, 40-40 है। जब गोल्ड बराबर होते हैं तो फिर सिल्वर से देखा जाता है, मान लो सिल्वर भी बराबर होते हैं तो फिर यहाँ पे ब्रॉन्ज से देखा जाता है। और इसके पास सिल्वर ज्यादा है, टोटल मेडल इसके पास ज्यादा है। तो यूएस यहाँ पे टॉप पर है, दूसरे पे चाइना है, फिर जापान है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। भारत की बात करेंगे तो भैया 41 पर है भारत। आप में से एक स्टूडेंट है, नाम मैं भूल गया, उन्होंने कमेंट किया था डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में कि कई जगह हमने पढ़ा है, कई जगह वीडियो में बता रहे हैं 70 है रैंकिंग। तो भाई ऑफिशियल डेटा से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो 70 नहीं है 71 है। जहां से भी पढ़ा है आप मुझे बताएं कहाँ से पढ़ा है, या उनको जाकर के बोलिए कि 71 है ना, ये सही है। भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज आए हैं। ये मैं आपको बताऊंगा एक बार कौन कौन ने क्या क्या मेडल जीते हैं। तो
ये लिस्ट मुझे बताने की जरूरत है क्या? देखो, डेली करंट अफेयर्स वाले स्टूडेंट ही मैं मान के चल रहा हूँ ये वीडियो देखते हैं, ये आपको मैं इतनी बार बता चुका हूँ, ये आपको चीजें अब रट गई होंगी। सही बताना, रटी है कि नहीं रटी है? सारी चीजें रट चुकी है, तो मुझे लगता नहीं है ये मेरे को फिर से बोलने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है स्क्रीन पे, आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। ये बात मैं आपको जरूर बोलूंगा। बाकी मैं आपको कौन कौन से मेडल आए हमारे पास ये जरूर बताऊंगा। सबसे पहला मेडल यहाँ पे मनु भाकर लेकर के आई थी शूटिंग में, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई थी। ये बच्ची हरियाणा की है। और यहाँ से एक पॉइंट ये बन जाता है, रिकॉर्ड बन गया यहाँ पे कि ओलंपिक में, वो भी शूटिंग में, कोई महिला है पहली बार जो हमारे लिए मेडल लेकर के आई है, रिकॉर्ड बन गया। दूसरा मेडल भी मनु भाकर लेकर के आ गई, लेकिन ये मिक्स्ड इवेंट में आया है। किसके साथ? सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के ब्रॉन्ज जीता भले ही इन्होंने। यहाँ से भी 2 रिकॉर्ड बन गए। क्या रिकॉर्ड बन गए? कि एक ही ओलंपिक में एक खिलाड़ी 2 मेडल लेकर के आ गया। कौन सा मेडल लेकर के आया ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 मेडल लेकर के आ गया एक खिलाड़ी एक ही ओलंपिक में, वो है मनु भाकर। रिकॉर्ड बन गया। एक रिकॉर्ड ये बन गया कि ओलंपिक में शूटिंग में पहली बार मिक्स्ड इवेंट में हमारे पास कोई मेडल आया है। देखो, मिक्स्ड इवेंट में आ गया। तो 3 तरह के रिकॉर्ड यहाँ हमने बना दिए। फिर अगला जो मेडल आया वो भी शूटिंग से आया। महाराष्ट्र के स्वप्निल कुसाले लेकर के आए हैं, इस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल आया। तीनों ब्रॉन्ज है, तीनों शूटिंग में है। फिर चौथा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम लेकर के आई है, ये ब्रॉन्ज लेकर के आई है। ये जरूर याद रखना इन्होंने किस टीम को हराया, स्पेन को हराया, मैंने बताया आपको। पांचवा जो मेडल है वो नीरज चोपड़ा लेकर के आए, आप जानते हो भाला फेंकते हैं ये, और यहाँ पे ये सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं। अब आप ये जरूर ध्यान रख लेना, ये मैंने आपसे पूछा भी था कितनी दूर इन्होंने भाला फेंका कि हमें यहाँ पे सिल्वर मिला है, तो 89.45 मीटर दूर भाला फेंका है। गोल्ड का भी मैं आपको बता दूं, ये तो आप जानते ही हो, पाकिस्तान के अरशद नदीम यहाँ पे गोल्ड लेकर लेकर गए। इन्होंने 92.97 मीटर दूर भाला फेंका है, और ये एक रिकॉर्ड बन गया है यहाँ पे। और हमारा जो छठा मेडल है अमन सहरावत लेकर के आए हैं रेसलिंग में, ये भी हरियाणवी है, और ब्रोंज मेडल लेकर के आए 57 किलोग्राम कैटेगरी में। तो सारे मैंने आपको बता दी, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक ये कौन बन गए हैं? तो इनका नाम याद रखेंगे, अनुपम कपूर बन गए हैं। बाकी विकास लखेरा असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल बने थे। संजय शुक्ला आप जानते हो, नेशनल हाउसिंग बैंक के ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। और प्रीति सुदन ये अभी यूपीएससी की हेड बनी है, नाम याद रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, ये हम मनाते हैं कब? ये 12 अगस्त को मनाता है। इसकी थीम देख लो एक बार, क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग। और आपको पता है नेशनल यूथ डे ये 12 जनवरी को होता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को। और 12 अगस्त को हम विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ये इसकी थीम है। और ये हमारा प्रश्न हो गया। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी 10वां मित्र शक्ति अभ्यास ये कहाँ पे हुआ था? तो ये श्रीलंका में हुआ था। और किसके साथ करते हैं वो भी देखते हैं। मित्र शक्ति अभ्यास है, थल सेना अभ्यास है, भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। कहाँ पे? श्रीलंका के मदुरु ओया में। हमने कहा कौन सा संस्करण? 10वां संस्करण है। राजपुताना राइफल्स ने इस बार हिस्सा लिया इसमें भारत की तरफ से। और बात श्रीलंका की है तो ये रहा मैप में श्रीलंका, और इसकी 2 कैपिटल आपको देखने को मिलेंगी। एक तो कोलंबो जो है जुडिशियल कैपिटल हो गई, और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गई। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन है। पाक स्ट्रीट याद रखना, भारत और श्रीलंका के बीच में आपको मिलेगा, जिसे पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं। और अभी एक दोस्ती एक्सरसाइज हुआ था, ये चलो आपके लिए होमवर्क प्रश्न होता है भाई साहब, कि दोस्ती एक्सरसाइज ये अभी किन देशों के बीच में हुआ और कहाँ पे हुआ, ये आप लोग बताएंगे। खैर बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत, श्रीलंका और मालदीव। चलो ये तो बता ही सकते हो कहाँ पे हुआ था, ये नहीं लिख रखा मैंने, अब बता दो ये। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी किस आईआईटी ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज डेवलप किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आईआईटी इंदौर ने। तो भैया इन्होंने कमाल कर दिया आईआईटी इंदौर ने, फौजियों के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से खास जूते तैयार किए हैं। सिंपल सा है, जब ये जूते पहनकर चलेंगे ना हमारे जवान, तो इससे बिजली भी बनेगी, जिससे छोटी मोटी चीजें वो चार्ज कर सकते हैं, और रियल टाइम में हमें सैनिकों की लोकेशन भी पता चल जाएगी। तो ये ई शूज है, और इनको डेवलप किया, तैयार किया आईआईटी इंदौर ने। फिर अगला प्रश्न देखो क्या है, अभी किसने मी डेविस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा डब्ल्यूएचओ ने। अब ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? देखो नाम से क्लियर हो जाएगा, नाम देख लो एक बार क्या है फुल फॉर्म, मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब जो हमारे चिकित्सा उपकरण होते हैं, मेडिकल डिवाइसेज होती है, उनकी जानकारी यहाँ पे आपको उपलब्ध कराई गई है। इस तरह का ये प्लेटफॉर्म है, नाम मी डिवाइस रखा है किसने? डब्ल्यूएचओ ने।
WHO की स्टैटिक जरूर देखेंगे। स्थापना 7 अप्रैल 1948 में होती है। 7 अप्रैल को आप वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते ही हो। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड हो गया और इसके हेड है टेड्रोस अधानोम, ध्यान रखना ये। फिर अगला प्रश्न है, सीजी राजगोपाल का निधन हो गया, वे क्या थे? वे एक लेखक थे। अब इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनका नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी से मलयालम में श्री रामचरितमानस का अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार इनको मिला था, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन निधन हो गया। लेखक थे, ध्यान रखना। आपको बताइए, श्री रामचरितमानस ये मूल रूप से हिंदी में लिखी गई थी, किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अभी किस राज्य ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना को शुरू किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा असम। क्या है इस योजना में, मैं आपको बताऊं तो बाल विवाह को रोकने के लिए ये योजना इन्होंने शुरू की है। इसमें ये क्या कर रहे हैं, इसमें ये बच्चियों से बोल रहे हैं, उनके माता पिताओं से बोल रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप कराओ, हम आपको हर महीने पैसा देंगे। तो इस तरह से उनका बाल विवाह रुक जाएगा, परिवार उनको आगे पढ़ाएगा कि चलो, जो गरीब परिवार होते वो बच्चों को नहीं पढ़ाते, उनका बाल विवाह कर देते हैं, तो कम से कम पैसे के बहाने ही सही, उसके लालच में ही सही वो बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बाल विवाह नहीं होगा। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल विवाह को रोकना। ठीक है, असम ने इसको शुरू किया है। असम की बात कर लें स्टैटिक, तो असम ये रहा मैप में असम। कैपिटल इसकी दिसपुर होती है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हुए। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे, दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए भी किसने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है। इससे जो लोग देख नहीं सकते वो भी यहाँ पे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये है ब्रेल डेबिट कार्ड। और इसकी बैंक की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है 1894। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, एमडी अतुल कुमार गोयल, द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसकी टैगलाइन होती है। अभी इसी साल आपने एक प्रश्न इससे पढ़ा होगा कि इसने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सिक्योरिटी के लिए भी कौन सा फीचर लॉन्च किया था? सेफ्टी रिंग नाम से एक फीचर लॉन्च किया था, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगला है कि अभी जुलाई 2024 महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो हम वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा चामरी अट्टापट्टू। आप जानते हो श्रीलंका की वुमेन्स क्रिकेट टीम के ये कप्तान है। वहीं अगर पुरुषों में बात करेंगे, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द जुलाई ये चुना गया है इंग्लैंड के गस एटकिंसन को। तो दोनों के नाम ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। NIRF रैंकिंग 2024 जारी की गई है, उसमें देश का सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मैंने आपसे पूछ लिया, तो वो कौन सा है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा IIM अहमदाबाद। NIRF रैंकिंग में NIRF का मतलब आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या होती है फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की ये रैंकिंग है। कौन तैयार करता है, कौन जारी करता है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। इस बार ये इस रैंकिंग का नवा संस्करण है। ये तो इसके बारे में बात हो गई। और देखो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग आती है, टोटल 13 कैटेगरीज होती है। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए, जैसे कि इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप इंस्टीट्यूट IIT मद्रास है। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में IISc बेंगलुरु टॉप पर है। ओवरऑल इंस्टीट्यूट्स में पहले स्थान पे IIT मद्रास है और दूसरे पे IISc बेंगलुरु को रखा। मैनेजमेंट वाले जो इंस्टीट्यूट्स है उसमें हमने यही प्रश्न था हमारा, IIM अहमदाबाद इसमें टॉप पे है। मेडिकल कॉलेजेस में एम्स दिल्ली टॉप पर है और कॉलेजेस में हिंदू कॉलेज दिल्ली ये टॉप पर है। तो ये ध्यान में रखना आप। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की है? तो आंसर होगा राजस्थान ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा है। और इन्होंने अग्निवीरों के लिए, भाई बीजेपी की सरकार है तो अग्निवीरों के लिए तो करना लाजमी है, कारगिल पैकेज की घोषणा कर दी है। मैं तो आपको जो मेरा काम है पढ़ाने का वो पढ़ा देता हूँ कि कारगिल पैकेज में है क्या। देखो, अगर कोई अग्निवीर जो हमारा जवान है, जिसे अग्निवीर इन्होंने बोला है, अगर वो शहीद हो जाता है तो उस पे जो आश्रित है परिवार के सदस्य, उनको यहाँ पे बेनिफिट होगा। किस तरह का बेनिफिट? भाई जो जीवन गया उसे तो ये ला नहीं सकते, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर उस जवान की पत्नी है तो उन्हें 25 लाख नगद दिए जाएंगे, 25 बीघा जमीन दी जाएगी नहर के किनारे वाली, सरकारी नौकरी दी जाएगी, बच्चे हैं तो मुफ्त में उनको एजुकेशन दी जाएगी, माता पिता है तो 5 लाख की उनको FD करा देंगे, रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की उनको सुविधा दे देंगे। ये इस पैकेज के अंदर इन्होंने रखा है। तो सिंपल सा आप तो याद रखेंगे, प्रश्न ऐसे ही आएगा कि अभी किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की? तो आंसर कर देना राजस्थान और आगे बढ़ जाना। अच्छा, राजस्थान में नया अपॉइंटमेंट हुआ है गवर्नर का, वो जरूर याद रखेंगे। हरिभाव बागड़े उनका नाम है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। क्या नाम है? मेरे साथ बोलो 3 बार, हरिभाव बागड़े, हरिभाव बागड़े, हरिभाव बागड़े।
चले आगे, मतलब आगे। और हाँ, एक पॉइंट मैंने आपको कई बार रिवाइज कराया है, भारत का पहला वेटलैंड सिटी ये उदयपुर है, और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा भी गया था, तो याद रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे विश्व अंगदान दिवस ये आपने कब मनाया? 13 अगस्त को मनाते हैं, कई बार हमने देख लिया। थीम है बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर उसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखो, बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन फ्री में देने वाले तो बहुत सारे राज्य हो गए, लेकिन इन्होंने कुछ अलग किया, हटके किया। क्या हटके किया भाई साहब ने? नगद पैसा दे रहे हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, जाओ सैनिटरी नैपकिन मार्केट से खरीद लो। और भाई साहब पैसा भी कितना दे रहे हैं? 1 साल का 300 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, 7वीं से लेके 12वीं तक की छात्राओं को ये पैसा दे रहे हैं। तो सिंपल से याद रखना, किसने? मध्य प्रदेश ने। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न मैं आपको याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश ने इससे पहले मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और समग्र मासिक धर्म प्रबंधन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक योजना शुरू की थी। उस योजना का नाम उदिता योजना है। इसको इन्होंने 1 नवंबर 2016 को शुरू किया था। ठीक है, याद रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोट्रॉप्स ये कहाँ पे खोजा गया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो अभी महाराष्ट्र के पुणे के पश्चिमी घाट और वेताल टेकड़ी में जो धान के खेत हैं, चावल के खेत हैं, जो आर्द्र भूमि है, वहां से भारत के पहले स्वदेशी मीथेन खाने वाले बैक्टीरिया की भी खोज की गई है, और इसको नाम दिया गया है, या क्या नाम है? मिथेनोट्रॉप्स इसका नाम है। देखो, जो मीथेन यानी कि CH4 है, इसका उत्सर्जन मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? जो धान के खेत होते हैं वहां से मीथेन का उत्सर्जन होता है। जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, दलदली भूमि है, यहाँ से मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया, और इसका उत्तर मिल गया आपको, महाराष्ट्र आंसर होगा। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो अभी लेटेस्ट डेली करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा कि प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक खाने वाले अभी फंगस यानी कि कवक ये खोजा गया है, किस देश ने खोजा है, कहाँ पे खोजा गया है, ये आप बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा वैसे ये प्रश्न आगे, लेकिन अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला दूसरा परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम INS अरिहंत है। ये हमारा दूसरा न्यूक्लियर सबमरीन होगा। न्यूक्लियर सबमरीन से क्या मतलब हो गया? इसमें जो फ्यूल यूज होता है वो परमाणु ईंधन होता है, न्यूक्लियर पावर से ये चलती है, और इसमें मिसाइलें भी परमाणु हथियारों से लैस होती है। और एक खासियत ये होती है, अगर ये पानी के अंदर है तो बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर ही रह सकती है। दूसरी जो हमारी डीजल पनडुब्बी होती है उसकी तरह बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं है। नियमित समय के बाद बहुत लंबे समय तक, अगर आपके पास खाने की व्यवस्था बढ़िया से है, सब कुछ है, तो आप लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हो। ये इसकी एक खास बात है। तो सिंपल सा याद रखेंगे। सेकंड, दूसरी हमारी न्यूक्लियर सबमरीन आने वाली है, उसका नाम INS अरिहंत है, इस साल के एंड तक आ जाएगी। अब प्रश्न तो ये आएगा आपके मन में कि हमारी जो पहली परमाणु पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम INS अरिहंत है। पहली ये है, दूसरी ये है, इतना सा याद रखो। अब एक प्रश्न और याद रख लो, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन यानी कि सबमरीन टूरिज्म ये कहाँ पे शुरू हुआ है? गुजरात के द्वारका में शुरू हुआ है। और INS अर्नला ये देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट है। कॉर्वेट एक तरह का जहाज ही होता है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग ये कहाँ पर होगी? तो ये भाई साहब हरियाणा में होगी। ये इस साल सितंबर में होगी। कहाँ पे? हरियाणा में होगी। और इसको नाम दिया है ग्लोबल ओवरसीज वुमेन्स कबड्डी लीग। इतना सा आपको याद रखना है, लेकिन प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है, काम की बात मैं आपको बताता हूँ कि भारत किस देश के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा नेपाल। यही आपको याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये है उपग्रह का नाम, ये आप ध्यान में रट लो। मुनाल है, किसका है? नेपाल का है। कौन लॉन्च करेगा इसे? भारत लॉन्च करेगा। इसके लिए हमने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया है। किस अभी लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा ये नहीं बताया गया, लेकिन अभी इतना याद रख लो, मुनाल जब बताएंगे, लॉन्च कर देंगे, मैं आपको फिर से ये प्रश्न करवाऊंगा। याद हो गया अभी आपको? नेपाल की स्टैटिक में आपको बता देता हूँ। ये मैप में आपको नेपाल दिखेगा, काठमांडू इसके कैपिटल है, और यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है भाई साहब? सार्क का हेडक्वार्टर है। नेपाली रुपया करेंसी प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, और प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हो गए। फिर अगला प्रश्न क्या है? नटवर सिंह का निधन हो गया। नटवर सिंह कौन थे? तो ये हमारे पूर्व विदेश मंत्री रहे थे 2004 और 5 में। जिस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? मनमोहन सिंह की सरकार थी। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के भरतपुर से बिलोंग करते थे ये,
और पद्म भूषण 1984 में मिला था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इनकी ऑटोबायोग्राफी वन लाइफ इज नॉट इनफ। इससे संबंधित आपको याद होगा डेली करंट अफेयर्स में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आप सबने सही उत्तर भी दिया था, सौरव गांगुली आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देख लो, ये स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न है। वन लाइनर में आपसे पूछेंगे प्रमोद भगत, ये इनका संबंध किस खेल से है? तो ये तो आंसर बैडमिंटन हो जाएगा। अब ये न्यूज में क्यों आ गए? क्योंकि अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 18 मंथ के लिए इन पर बैन लगा दिया है। क्यों? डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए बैन लगा दिया। तो नाम न्यूज में आ गया, और नाम न्यूज में आ गया तो प्रश्न पूछ लिया एग्जाम में कि इनका संबंध बताओ किससे है? बैडमिंटन प्लेयर है ये, या यूं कह दूं कि हमारे भारतीय पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, ये ध्यान रखना। फिर पूछ रहे सैयद रिफात अहमद ये किस देश के 25वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं? तो हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश। एक्चुअली में जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यहाँ पे इस्तीफा दिया था तो उसके बाद यहाँ के चीफ जस्टिस ओबिदुल हसन और बांग्लादेश के बैंक के जो गवर्नर हैं अब्दुल रऊफ तालुकदार, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो अब नए चीफ जस्टिस यहाँ पे इनकी जगह कौन आ गए हैं? सैयद रिफात अहमद। अभी अंतरिम सरकार के प्रमुख बने थे, उन्होंने नियुक्त किया है। कौन है प्रमुख? मोहम्मद यूनुस है। और हाँ, एक बार मैं आपको याद दिला दूं, पूरे वीडियो में मैंने आपको कहीं पर भी नहीं बोला, याद नहीं दिलाया, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर सेशन पसंद आया तो। दोस्तों के साथ में एक बार यार स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना, इतनी सी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, निवेदन है, जो भी आप समझे, जैसे भी आप समझे। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, दिल से बनाता हूँ और काम की बातें मैं आपको बताता हूँ, आप देख सकते हैं। अब यूं मत बोला करो वीडियो इतना लेंदी हो गया, मैं कोई आप देखेंगे पूरा वीडियो एक बार देखो तो सही ध्यान से, मैंने कोई फालतू बात नहीं की, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं बताया, कोई फालतू एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ काम की बात, पॉइंट की बात जो कि आपके एग्जाम से संबंधित है। अब एक को एग्जाम में नंबर दिलाने के लिए तो इस सारी चीजें बता रहा हूँ, वरना मुझे क्या पढ़ा है। फिर भी जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है मैं आपको कहता हूँ कि चलो ये शीट है, मैं वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, जिसको रीड करना है। मैं यहाँ पे इसको पढ़ने में, डेटा को रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं कर, ये भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। हर पॉसिबल चीज कर रहा हूँ ताकि आपका कम से कम समय खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा काम की बातें मैं आपको दे पाऊँ, डिलीवर कर पाऊँ। तो अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखते हो तो उसके लिए बेस्ट रिविजन वाली क्लास है। अगर आप ये डेली हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन नहीं देखते हो तो आपको बहुत सी जगह लगेगा कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, तो भाई मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी डेली क्लास में मैंने आपको ये चीजें रटवा दी है, कई बार याद करवा दिया है। तो उन स्टूडेंट्स को ये फास्ट नहीं लगेगा, उनको मजा आएगा। और रिवीजन ऐसे ही किया जाता है। आप इतने बड़े हो गए हो, रिवीजन आप बचपन से करते आ रहे हो। रिवीजन कैसे करते हैं? आपने खुद के नोट्स बनाए डिटेल में, जब एग्जाम टाइम पे रिवीजन खट 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 अपने नोट्स, जो नोट्स आपने पढ़े हुए हैं उसी का ही आप रिवीजन कर पाते हो, ये बात ध्यान रखना मेरी। तो उसी तरह से जिस डेली करंट अफेयर्स की क्लास को आप पढ़ते हो तो उसका जब वीकली कराया जाएगा उसी मास्टर से आप पढ़ोगे, तो वहां पे उनको पता है मास्टर को कैसे आपको पढ़ाया गया था, तो वही आपका बेस्ट रिवीजन करवा सकते हैं। मतलब अपने नोट से आप अच्छा रिवीजन कर पाओगे, लास्ट टाइम पे किसी और स्टूडेंट्स के नोट से आप उतना फास्ट रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो वही वाली बात है। तो लाइक शेयर कर देना। चलो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू।